Hello friends, this is the second chapter of history. The name of this chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. In today's video, we will learn about socialism in Europe, industrial changes and the Russian Revolution. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way which our society was structured. French Revolution के बाद बहुत सारी नई नई possibilities आ गई society के structure को challenge करने की। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में जैसे कि यूरोप और एशिया में नए नए आइडियाज आने लगे अबाउट इंडिविजुअल राइट्स और सोशल पावर को कौन कंट्रोल करता है, इस पर भी डिस्कशंस होने लगी। लेकिन फ्रेंड्स, हर कोई यूरोप में इस तरह का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था। हर कोई डिफरेंट रिस्पॉन्सेस दे रहा था इस तरह के चेंज को। इसमें से कुछ लिबरल्स थे, कुछ रैडिकल्स थे और कुछ कंजर्वेटिव्स थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है, सो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के मीनिंग देखेंगे अब हम। फ्रेंड्स, लिबरल्स जो थे वो सेक्युलर लोग थे, यानी कि दीज वर द पीपल हु वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। ये वो लोग थे जो एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसके अंदर सभी तरह के रिलीजन्स को टॉलरेट किया जाए, इक्वल पोजीशन दी जाए। They wanted to safeguard the rights of individuals against the government. लिबरल्स चाहते थे कि इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं उन्हें सेफगार्ड किया जाए गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। They also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. वो डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड अनअकाउंटेबल पावर को भी अपोज करते थे। साथ ही साथ दे वांटेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसे लोगों ने इलेक्ट किया हो, एंड लॉज इस जो पार्लियामेंट में होंगे वो इंटरप्रेट करेगी सिर्फ एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी जो कि इंडिपेंडेंट होगी किसी भी रूलर और ऑफिशियल से। लेकिन फ्रेंड्स, ये लिबरल्स जो थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि ये एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग राइट्स फॉर ऑल में बिलीव नहीं करते थे। अब बात करते हैं रैडिकल्स की। फ्रेंड्स, रैडिकल्स जो थे वो एक ऐसा नेशन चाहते थे दैट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कि एक कंट्री में जिस भी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी हो उन्हीं की गवर्नमेंट हो। And many of the radicals supported suffragette movement, यानी कि वोटिंग राइट्स फॉर women के लिए जो मूवमेंट थी उसे सपोर्ट करते थे। Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. Different from liberals, radicals जो थे वो अपोज करते थे privileges मिली हुई थी जो ग्रेट लैंड ओनर्स को और बहुत वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को। They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of a few. इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी कि सारी प्रॉपर्टी कुछ थोड़े से लोगों के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड हो। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रैडिकल्स एंड लिबरल्स। तो रैडिकल्स और लिबरल्स के जो भी आइडियाज थे, कंजर्वेटिव्स उनके अगेंस्ट थे। दे वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ चेंज। वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हो। लेकिन बाय द 19th सेंचुरी दे रियलाइज दैट सम चेंज इज नीडेड। उन्हें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कुछ चेंज की जरूरत है, बट स्टिल दे फेवर ट्रेडिशन ओवर चेंज। लेकिन वो ट्रेडिशन को ज़्यादा प्रेफर करते थे ओवर चेंज। फ्रेंड्स, ये नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो थी वो एक नए टाइम की तरफ जा रही थी। इसी के साथ साथ
बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी आ रहे थे। It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railways expanded and the Industrial Revolution occurred. ये वो टाइम था जब नई सिटीज आ रही थी, नए इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हो रहे थे, रेलवेज एक्सपैंड हो रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। Industrialization brought men, women and children to factories. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से men, women and children फैक्ट्रीज की तरफ आने लगे थे। But the work hours were long and wages were poor. लेकिन उनके काम करने का जो ड्यूरेशन था वो ज़्यादा था और उसके लिए उन्हें जो वेजेस मिलते थे वो कम थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कॉमन थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। क्योंकि टाउन्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, इसलिए वहाँ हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स आ रही थी। Many men and women wanted change in this situation, जिसके चलते बहुत सारी मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट हुए और इसी के साथ राइज हुआ सोशलिज्म का। फ्रेंड्स, सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सारी चीज़ों की प्रॉब्लम मानते थे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए लोग पब्लिक को भूल जाते थे और सिर्फ पर्सनल गेन के बारे में सोचते थे। सोशलिस्ट्स हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट जो थे उनकी डिफरेंट विजन्स थी फ्यूचर की। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ सोशलिस्ट थे जो कोऑपरेटिव्स के आइडियाज में बिलीव करते थे। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे न्यू हार्मनी में, जो कि इंडियाना यूएसए में था। लेकिन कुछ सोशलिस्ट ऐसे भी थे जिनका मानना था कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव से कोऑपरेट्स बनाना मुश्किल है, सो दे डिमांडेड कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो इनकरेज करें कोऑपरेटिव्स के आइडियाज को। फ्रेंड्स, इसके अंदर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने भी बहुत सारे आइडियाज दिए। Marx believed that industrial society was capitalist. मार्क्स मानते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है। Capitalists own the capital invested in factories and the profit of capitalists was produced by workers. कैपिटलिस्ट जो थे वो कैपिटल जो भी उन्होंने इन्वेस्ट करी होती थी फैक्ट्री में उसे ओन करते थे, लेकिन जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट होता था उसे वर्कर्स प्रोड्यूस करते थे, जो कि कैपिटलिस्ट खुद ले लेते थे। The conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. कंडीशन जो है वर्कर्स की वो इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक ये सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकट्ठे करते रहेंगे। Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. वर्कर्स को ओवरथ्रो करना पड़ेगा कैपिटलिज्म को एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म की एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होने के लिए वर्कर्स को अपने आप को एक सोशलिस्ट सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो कि सोशली कंट्रोल होगी। इस तरह की सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ यू नो कि सोशलिज्म क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की। इन 1914 Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. 1914 में Tsar Nicholas II रशिया का रूलर था। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. 1914 में Russian Empire के अंडर present-day
फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और यूक्रेन और पोलैंड और बेलारूस के पास भी आते थे। 20th century के beginning में a vast majority of Russia's people were agriculturalists. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. Russian Empire के 85% population जो थी वो अपनी living agriculture से earn करती थी और इस समय पर industry was found in only pockets. So friends, peasants cultivated the land, but the nobility, the crown and the Orthodox Church owned them. Peasants जो थे वो land को cultivate करते थे, लेकिन जो nobility, crown और Orthodox Church थी, lands उन्हीं के होते थे. The peasants did not favor the nobility and wanted the land to be distributed among themselves. Peasants को नहीं पसंद था कि land जो है वो nobility के पास है और वो चाहते थे कि land जो है वो उनके बीच में यानी peasants के बीच में distribute हो because वही लोग उस पर काम करते हैं. They pooled their land together periodically. वो periodically अपना जो land है उसे इकट्ठा कर लेते थे. And their commune, जिसे मीड कहते थे, was divided according to the needs of individual families. तो जो उससे commune, जो उससे earning आती थी, उसको individual family की needs के according divide करते थे. Friends, अगर हम Russian society में industry की बात करें, so prominent industries were found in Saint Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. Craftsmen जो थे वो बहुत ज़्यादा production undertake करते थे, लेकिन large factories जो थी वो craft workshops के साथ साथ ही रहती थी. इन workshops में जो working conditions थी वो बहुत ही खराब थी. लेकिन friends, इन वर्कर्स के बीच में इनके काम के बेसिस पर डिवीजन होने के बावजूद जब इन वर्कर्स को प्रोटेस्ट करना होता था अपने लिए बेटर कंडीशंस मांगते हुए, तो ये वर्कर्स साथ में मिलकर प्रोटेस्ट करते थे. नाउ लेट अस सी कि रशिया में सोशलिज्म आया कैसे. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. 1914 से पहले रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इलीगल थी. रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी was founded in 1898. इन इसके बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी was founded in 1900s. जो रशिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, it followed the ideals of Marx. और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे लेनिन. हालांकि ये दोनों पार्टीज जो थी उस टाइम पर इलीगल थी, लेकिन रशिया की सिचुएशन को देखते हुए सोशलिस्ट थॉट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 1905 रेवोल्यूशन. रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी. रशिया एक ऑटोक्रेसी थी. 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में भी सार जो था वो पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं था. फ्रेंड्स, 1904 रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही खराब पीरियड था. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. Essential goods के prices इतना ज़्यादा जल्दी बढ़े कि जो real wages थे वो 20% नीचे गिर गए. When members of Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. जब Assembly of Russian Workers के 4 members को Putilov Iron Works से निकाल दिया गया, तो इंडस्ट्रियल एक्शन शुरू हो गया. इन वर्कर्स का प्रोसेशन जो है वो विंटर पैलेस तक पहुंचा, जहां पर they were attacked by the police. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. Over 300 workers जो थे वो wounded थे और 100 workers करीब मार दिए गए थे. The incident
is known as Bloody Sunday. इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है and it started a series of events that became known as the 1905 revolution. और इस ब्लडी संडे ने एक ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट्स को शुरू किया जिसे 1905 का रेवोल्यूशन कहा जाता है. Then what were the consequences of this revolution? The Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. इस रेवोल्यूशन के बाद सार ने अलाउ किया एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को बनाने का, जिसको डूमा कहा गया. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up for factory workers. Revolution के कुछ समय तक a large number of trade unions और factory committees were there, जो कि factory workers ने बनाई थी. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. 1905 के बाद ये कमिटीज और यूनियंस जो थी वो अनऑफिशियली काम कर रही थी क्योंकि इन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था. Severe restrictions were placed on political activities, and the Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months, which was packed with conservative politicians. Political activities पे बहुत serious restrictions थी और सार ने पहला डूमा जो था वो 75 डेज के अंदर ही डिसॉल्व कर दिया था, खत्म कर दिया था, और फिर री इलेक्ट करा सेकेंड डूमा 3 मंथ्स के अंदर अंदर, जिसके अंदर सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन. आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा. लेट्स सी व्हाट डिड वी लर्न टुडे. वी लर्नड अबाउट सोशलिज्म, industrial changes and the Russian Revolution. Friends, आप घर जाकर अपनी हिस्ट्री की बुक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 में से ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. In the next video, we will learn further about Russian Revolution and we will discuss the outcomes of the revolution. Thank you.